हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस के लिए। तो 6 to 12 एनसीईआरटी की सारी बुक हम यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास फ़िलहाल 9th से। तो 9th का ज्योग्राफी जो कि चैप्टर नंबर 1 है, स्थिति एवं विस्तार। तो इससे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग डे बाय डे क्लास से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर दिन क्लासेस अपलोड की जाएंगी एनसीईआरटी की। और ये सिर्फ क्लास 9th के लिए ही नहीं, बल्कि क्लास 9 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है एनसीईआरटी। और बहुत ही सब लोग को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो चलते हैं आज के सेशन में और आज देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्थिति एवं विस्तार। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग देखेंगे भारत के बारे में, कि हमारा भारत, अपने भारत देश के बारे में, कि हमारे भारत देश की स्थिति कहाँ है, वो किस जोन में है, और देशांतर और अक्षांश रेखा में वो किस तरफ पड़ता है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे भारत की जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, और बहुत हमारी सभ्यता जो है, बहुत संस्कृति बहुत पुरानी है। और हम लोग बहुत अपने संस्कारों और अपने सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। तो भारत एक ऐसा समृद्ध देश है जो अपनी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। मतलब कि हमारे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बारे में हम बहुत सारे किस्से सुनते हैं, बहुत सारे कहानियाँ पढ़ते हैं कि हमारा संस्कृति और हमारे देश में जो पहले रह चुके थे राजपूत, जो राजा महाराजा थे, उनकी क्या, वो कैसे राज किए, उन्होंने किस तरह से नियम कानून लगाया। तो भारत एक ऐसा देश, विविधताओं का देश है, जहाँ अनेक राजा हुए और अनेक राजा जो अपने अपने हिसाब से भारत देश पे जिन्होंने शासन किया। तो ये सब तो है मध्यकाल की बातें, लेकिन हम अपने वर्तमान को जानने के लिए पहले हमें अपने पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करेंगे हम लोग, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन नहीं जानता है। सबसे प्राचीन सभ्यता में एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। हम बात करें बिहार की, तो बिहार का भी एक अलग अपना मतलब स्थान है। बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो विश्व में प्रथम है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हम जानें, या फिर बहुत सारी और भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो बिहार से जाने जाते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से लोग बहुत सारे हुए हैं। बिहार भी अपने आप में गौरवशाली है। तो बिहार का एक जगह वैशाली, जो विश्व का गणराज्य है, जहाँ पे अब हम लोग, गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य जहाँ पे लोग को आज़ादी होती है अपने राजा को चुनने की। तो इस तरह से लोग सबसे पहले वैशाली जो जगह था, वहाँ पे लोगों को विश्व का गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब विश्व में भारत अपना अलग स्थान स्थापित करता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। मतलब हिंद महासागर की बात अगर हम करें, तो वो भारत के नाम पर ही उसका नाम है हिंद महासागर, या फिर कहिए हिंद महासागर के नाम से हमारा भारत देश जाना जाता है, हिंदुस्तान। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। अब क्या है कि कुछ ना कुछ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ उसके अच्छाई होती है किसी चीज़ में, और बुराई तो हर चीज़ में होती है। तो इस तरह से अच्छाई और बुराई जो है हर चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कुछ जनसंख्या वृद्धि कहीं, अगर ये क्या है, एक तरह से बाधक का काम भी कर रही है। अब स्थिति की बात करें तो बिहार एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45
45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फैक्ट के तौर पे ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है। तो दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है उत्तरी अक्षांश से, और ये भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं। तो ये देखिए, भारत की स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर है और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, और ये उत्तर से दक्षिण में है 32-14 किलोमीटर। हम लोग अगर याद रखने के लिए किसी डिजिट को याद रखते हैं तो हम पूरा याद नहीं रख के बस उसको एज ए डिजिट याद रखें, क्योंकि तभी तो वो ज़्यादा याद रहेगा दिन तक। नहीं तो हम लोग ऐसे हज़ार करोड़ में अगर याद रखते हैं तो वो याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 और 32-14। आगे बात करें इसके आकार के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। देखते हैं इसके बारे में आगे। भारत की स्थल सीमा रेखा, अब स्थल की बात करें तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो भारत विश्व के 7 बड़े देश जो भारत से बड़े हैं, जैसे कि पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत आता है। यानी कि विश्व में 7 बड़े देश हैं, जिसमें कि भारत का स्थान 7वां है। भारत मोटे तौर पे त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे क्या कहते हैं, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। जो नीचे का पोर्शन है, ये हम देखते हैं, ये जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पहला पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है, और इसी के कारण इसे प्रायद्वीपीय आकार के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है, जो कि हिमालय के नाम से जाना जाता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्षांशीय रेखा क्या होता है और देशांतरीय रेखा क्या होता है। तो अक्षांशीय रेखा उसको बोलते हैं जो कि परी हुई रेखा होती है, जो कि सीधे से जिसकी लंबाई बराबर होती है, और देशांतर रेखा जो ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर आती है और उसका वो ध्रुव एक जगह पे वो मिली रहती है। इसका अलग अलग छोर नहीं होता है, वो ध्रुव पर इकट्ठे मिलती है, और ध्रुव से जब 0 डिग्री देशांतर तक आती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और ध्रुव तक जाने में उसकी लंबाई कम हो जाती है, उसकी चौड़ाई मतलब बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा होता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक समाधान रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से बीच गुजरती है, इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
भारत की उत्तरी किनारा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है, परिणामतः यहाँ पे सूर्य की किरण कम मिलती है तथा जाड़े में ऋतु में अत्यंत ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग की बात करें, केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट हैं और वहाँ पे क्या होगा तो ज़्यादातर गर्मी पड़ेगा। इसके विपरीत अब आगे बात करें तो यहाँ पे सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे अधिक एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह और लद्दाख की राजधानी में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। भारत और विश्व की बात करें अब हम तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और पश्चिमी तट के यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देश तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है, इसलिए यह महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। यानी कि महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। वाह, कितना मतलब प्राउड वाला बात है ये। भारत का विश्व के अन्य देशों के संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। अब दर्रा क्या होता है तो दर्रा जो होता है पहाड़ों को काट के बीचों बीच रास्ता बनाया जाता है, उसको दर्रा कहते हैं। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों, गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ऐसे जो फोर्ट बने हुए हैं उनमें हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। अब यह विश्व का नक्शा जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीप को हम देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, अब बात करते हैं हम लोग सार्क के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि भारत क्या है, भारत सार्क का सदस्य है और अन्य सदस्य कौन है तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। अब वो कौन कौन से हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है, मतलब तीनों यहाँ पे मिलते हैं। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इसने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल, भारत का एक अन्य पड़ोसी देश, हिमालय की गोद में बसा है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के कुछ निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, वो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है और इसी के लिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि अपने मार्ग बदलने के कारण वो बाढ़ का एक भयंकर रूप लेती है और बाढ़ का कारण बनती है, जिससे बहुत ही क्षति होती है। दोनों देशों में कोसी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, कोसी पर एक विकसित हुई है परियोजना संयुक्त रूप से, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के
टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल की पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये चीन है, नेपाल है, इधर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। तो ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। ये श्रीलंका है, मालदीव है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आके मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किधर हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के अराकान योमा पर्वत में मिल जाती है। अराकान योमा पर्वत के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप में से कोई जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे तो अराकान योमा का जिक्र हमेशा कहीं ना कहीं आता ही है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आके प्रकट होती है। मतलब ये वही श्रेणी है जो जाके समुद्र में डूब गई है और अंडमान निकोबार में फिर से प्रकट हुई है। उत्तर एवं पूर्व में क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएँ अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधन विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिक्किम दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई। पश्चिमी बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो हम लोग हर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा सकें। और ये सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए नहीं, कम से कम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।